नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं बजट सेशन 2025 पर आधारित हमारा प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले अखिलेश यादव से। समाजवादी पार्टी के लोकसभा में नेता अखिलेश यादव जब खड़े हुए बजट के ऊपर बोलने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले तो यह ऐलान कर दिया कि वह विपक्ष के अपने दूसरे लोगों की तरह इस बजट के विरोध में खड़े हैं। उनसे अपनी बात को जोड़ते हुए मैं भी इस बजट के विरोध में खड़ा हुआ हूँ। अखिलेश यादव ने इस बजट के विरोध में खड़े होने का कारण बताते हुए कहा कि उन्हें कोई रोड मैप विकसित भारत का इसमें नहीं दिखाई देता, और इसके साथ ही उन्होंने एक एक करके मुद्दे उठाने शुरू किए और सरकार के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। सबसे पहले अखिलेश यादव ने बात की अमेरिका से आए माइग्रेंट्स की, जो जंजीरों में जकड़ कर आए थे, जिन्हें हथकड़ियां लगाई गई थी। अखिलेश यादव ने कहा कि एक विकसित देश के लिए यह शर्म की बात है कि हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पड़े हुए लोग अमेरिका से वापस भारत लौटे हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए मुझे इसमें कोई रोड मैप नहीं दिखाई देता है, और रोड मैप इसलिए नहीं दिखाई देता अध्यक्ष महोदय कि जैसे ही बजट आया, सभापति महोदय, जैसे ही बजट आया, हम लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं। वो जो तस्वीरों में दिख रहा है, इधर हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां, क्या सभापति महोदय 10 बजट इस देश के लिए इसलिए बनाए गए थे कि जब 11वां बजट आएगा तो पूरा देश और पूरी दुनिया ये देखेगी कि भारत के लोग हथकड़ी लगा करके और बेड़ियों को लगा करके भारत लौटाए गए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और हो सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आइएगा। वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। इसके बाद अखिलेश यादव ने उठाया महाकुंभ का मुद्दा और उन्होंने शुरू किया कि 144 साल बाद महाकुंभ आया है, यह एक झूठा प्रचार था। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया, 144 महाकुंभ पर अखिलेश यादव के सवाल उठाते हुए निशिकांत यादव खड़े हो गए और निशिकांत यादव ने इसे हिंदुओं की आस्था के ऊपर हमला बताया। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू है, ठीक है, पूरे कांग्रेस के। I got the point. देख लेंगे सब, देख लेंगे इसको। I will see the लेकिन अखिलेश यही नहीं रुके। महाकुंभ में लगे 300 किलोमीटर लंबे जाम, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जाम सोशल मीडिया पर लोगों ने घोषित कर दिया है, उसके बारे में उन्होंने सरकार को खरी खरी सुनाई। भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी जी, वो तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है, बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए, न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख तकलीफ परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस
स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हों, देश के राष्ट्रपति गए हों, उपराष्ट्रपति गए हों, मंत्री गए हों, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। इसके बाद अखिलेश यादव ने महाकुंभ में हुई मौतों के ऊपर भी सरकार के ऊपर निशाना साधा। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। महाकुंभ से निकलकर अखिलेश यादव आज जीडीपी के लोअर ग्रोथ रेट को लेकर उन्होंने बीजेपी के ऊपर हमला साधा और साथ ही सरकार से सवाल किया कि रुपये की हालत इतनी पतली क्यों होती जा रही है। वीडियो जीडीपी की न जाने कितनी कहानियां बताते थे, आज वो जीडीपी रेट क्यों कम होता चला जा रहा है? क्यों जीडीपी 6.4% के आसपास पहुंच गई है? न केवल जीडीपी, बल्कि आज अगर हम 87 रुपए लेकर के ही $1 ले सकते हैं। कभी डॉलर को नीचे गिरने की कहानी कहीं किसी से जोड़ दी गई थी। आज सोचिए कितने रुपए हम इकट्ठे करते हैं तब जाकर के हमें $1 मिलता है। क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है? इस ग्रोथ रेट के कम होने का कारण देश में बढ़ती हुई, समाज में बढ़ती हुई असमानता के बारे में भी अखिलेश यादव ने सरकार से सवाल पूछा। सभापति महोदय, जो भेदभाव बढ़ता चला जा रहा है, जो खाई पैदा होती जा रही है, इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि खाई कितनी है। मुट्ठी भर लोगों के पास पूरे देश की संपदा पहुंच गई। जो ज्यादा लोग हैं वो गरीब हैं, उनके जीवन यापन के लिए 80 करोड़ लोगों को आपको राशन बांटना पड़ रहा है। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर है? और फिर दुनिया में हम पर कैपिटा इनकम में कहां खड़े हैं? किसानों पर बात करते हुए अखिलेश यादव ने सरकार को याद दिलाया उनके उस वायदे की जिसमें उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। 4 इंजन की सरकार है। जो सबसे पहला इंजन है सभापति महोदय, वो हमारे किसान और कृषि का है। 10 साल गुजरने के बाद भी और इतने बजट आने के बाद भी आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। यह हमारे तमाम माननीय सदस्य समय समय पर अपने क्षेत्र की जो समस्या है फसल को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं। सरकार को एमएसपी की याद भी दिलवाई अखिलेश यादव ने और साथ ही सरकार को यह भी याद दिलाया कि स्वामीनाथन को भारत रत्न देने लेकिन उनकी किसी भी सिफारिश को अमल में न लाने से बात नहीं बनेगी। एमएसपी की कानूनी गारंटी, सभापति महोदय, हजारों किसानों की जान चली गई कि एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले, लेकिन आज भी वो गारंटी नहीं मिल पा रही है। क्या यही हमारा विकसित भारत होगा जिसमें किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है? जो किसान की आय दोगुनी का सपना ले रहे थे, उन्होंने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उनके कही हुई बातों को अभी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। किसानों की ही बात करते हुए अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को उनके उस वायदे की भी याद दिलवाई जिसमें उन्होंने कहा था कि आवारा पशुओं को सड़कों पर रोकने के लिए उनके पास एक रोड मैप है और जब उनकी सरकार बन जाएगी तो 1 महीने के अंदर सड़कों से आवारा पशु गायब हो जाएंगे। अखिलेश यादव का कहना था कि आज भी किसान इस समस्या से दो चार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में और इन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया, जबकि किसान की फसल की सुरक्षा करना सरकार की प्राथमिकताओं में से एक होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा था कि मैंने एक रोड मैप बनाया है और 2 हफ्ते मुझे लगेंगे, सरकार बनवा दीजिए, एक भी जानवर सड़क पर नहीं दिखाई देगा और किसान की जान नहीं जाएगी और न खेतों की बर्बादी होगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य चाहे इधर के हों उधर के हों, वो जानते होंगे कि इस तकलीफ और परेशानी से अभी भी किसान उभर नहीं पाया है
और आज भी खेतों को उसे चार दीवारी या तारों से जोड़ करके चलना पड़ रहा है। मखाना बोर्ड को लेकर भी सरकार के ऊपर तंज कस दिया अखिलेश यादव ने। उसकी तुलना पॉपकॉर्न पर लगे जीएसटी से कर डाली। मखाने को लेकर के एक कदम आगे चला गया, मैं दूसरे स्टेट में पहुंच गया अध्यक्ष महोदय। लेकिन मखाने का जो बोर्ड बनाए, लेकिन हमारे साथियों मखाने का ध्यान रखना, जिस तरीके से पॉपकॉर्न का मीठे और नमकीन में जीएसटी में हेरफेर हो गया है, कहीं आपके मखाने में भी मीठे का जीएसटी अलग हो, नमकीन का अलग हो, गुड़ वाले का अलग हो मखाने में। अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया कि किसानों का आंदोलित होना ही सरकार की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आज किसान का आंदोलित होना सरकार की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है। सरकार और किसान के बीच भरोसे के बिना भूख नहीं मिटाई जा सकती है। समय पर बीज खाद को मिलना। सरकार के दो सबसे बड़े आर्थिक सुधारों नोटबंदी और जीएसटी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने उन्हें एक बच्चे का किस्सा सुनाया जो नोटबंदी के दौरान पैदा हुआ था और उसका नाम खजांची रखा गया था। अखिलेश यादव के अनुसार वो खजांची अब बड़ा हो गया है और सरकार को उसे गोद ले लेना चाहिए ताकि उसका नाम भी अपने अनुसार रख सके। आजाद भारत के इतिहास में भी नोटबंदी और जीएसटी दो सबसे बड़े आर्थिक सुधार हैं। सुधार नहीं बल्कि सबसे बड़े आर्थिक विकार बनकर के उभरे हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, नोटबंदी के समय पर बैंक की लाइन में एक मां लगी थी गर्भवती, जो बच्चा जन्म लिया उसका नाम हम लोगों ने खजांची रखा है। अब वो काफी बड़ा हो गया है, साइकिल भी चला लेता है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहूंगा सरकार से कम उसको ही गोद ले लें आप। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप उसको गोद ले लीजिए। नाम जब आप गोद ले लेंगे तो नाम भी आप अपने हिसाब से रख पाएंगे। किसी भी आर्थिक सुधार का लक्ष्य होता है कि आर्थिक गतिविधियां। अपने इस भाषण का अंत अखिलेश यादव ने सरकार को यह नसीहत देते हुए किया कि तरक्की वही अच्छी होती है जो हर फर्क को मिटाए। असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है। असली तरक्की है वही जो हर फर्क मिटाती है, जो हर तरफ खुशहाली के गुलशन खिलाती है। इन्हीं शब्दों के साथ एक तरफ जहां लोकसभा में अखिलेश यादव सरकार को बजट के ऊपर नसीहतें दे रहे थे, तो दूसरी तरफ राज्यसभा में सत्ता पक्ष की तरफ से बजट पर अपने विचार रख रहे थे आरपीएन सिंह, जो बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की विपक्ष पर हमले से। जिस दिन से निर्मला सीतारमण जी ने बजट पढ़ा है, उस दिन से विपक्ष जो है बदहोश है कि उनको कभी उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसी ऐतिहासिक बजट और ऐसा ड्रीम बजट भी कोई वित्त मंत्री पेश कर सकता है। 4 सालों से हम सुनते आए और सारा विपक्ष कह रहा था कि मिडिल क्लास के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, मध्यम वर्ग के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया है, मोदी जी ने मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं किया है। और जब बजट में 12 लाख रुपए इनकम टैक्स को माफ कर दिया तो इनके पास कुछ कहने के लिए रह नहीं गया। अब आंकड़े देते हैं कि नहीं जी इतने नंबर नहीं देते थे, वो नहीं करते थे। हमेशा इनकी वाणी जो होती है निराशजनक होती है। और मोदी जी साफ तौर से कहते हैं अगर कोई रोड़ा है इस देश को महान बनने में और विकसित होने में, इनकी मानसिकता जो विपक्ष की मानसिकता है इसके वजह से है कि निराश, बिल्कुल इनके निराशपूर्ण इनके सारे भाषण होते हैं। आरपीएन सिंह का दर्द छलक उठा जब विपक्ष से उन्होंने शिकायत की कि वो कभी तारीफ ही नहीं करते। अरे $5 ट्रिलियन से क्या होता है, इकोनॉमी से क्या होता है? अरे 5वें नंबर में 10 साल में मोदी सरकार ने ब्रिटिश हुकूमत जिसने हम पे हुकूमत की उनसे ज्यादा बड़ा हमारे इकोनॉमी को बना दिया और इनको लगता है कुछ नहीं हुआ। और बहुत जल्द तीसरा होने वाला है और बोले क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, ये आंकड़े दिखाएंगे, वो आंकड़े दिखाएंगे, परंतु कभी भी किसी चीज पर तारीफ नहीं करनी। क्या प्रियंका चतुर्वेदी ने उन्हें टोका तो आरपीएन सिंह ने उन पर भी कटाक्ष कर दिया। प्रियंका जी, आप तो न कहे बेहतर ही होगा कि आपकी पार्टी तो जिस मूल रास्ते पे चलती थी उस पे भी आपने चलना बंद कर दिया है, तो उस पे चर्चा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पूरे फॉर्म में नजर आ रहे आरपीएन सिंह ने कहा कि गाली देने के लिए विपक्ष के पास कभी शब्द ही खत्म नहीं होते। सुझाव नहीं है
रोजाना गाली देने के लिए इनके पास शब्द कभी इनके समाप्ति नहीं होते हैं। इसका बड़ा दुर्भाग्य है। 2014 से 2024 के आंकड़े देकर विपक्ष की बोलती बंद करनी चाहिए आरपीएन सिंह ने। 2014 से लेकर 2024 के बारे में बताना चाहता हूं। उन्होंने भी कुछ आंकड़े इस बजट के बारे में बताया था। बैंक के एनपीए 2014 में कितने थे? 11% थे, और आज 2024 में कितने हैं? 0.6% पे हैं। 2009 से 2014 तक वेल्थ क्रिएशन कितना हुआ था? 13 लाख करोड़ का क्रिएशन हुआ था, और इस 10 सालों में कितना क्रिएट हुआ है? 310 लाख करोड़ वेल्थ क्रिएशन हुआ है। फॉरेक्स एडिक्शन कितना हुआ? फॉरेक्स की बात होती है, 2009 से 2014 तक $50 बिलियन था, और आज के तारीख में $350 बिलियन। इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग 2009 से 2014 तक 1.5 लाख करोड़ हुआ था, और आज 2019 से लेकर 26 तक 55 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर। सरकार के हेल्थ केयर में किए गए कामों की तारीफ और विपक्ष को खरी खोटी सुनाते हुए आरपीएन सिंह ने अपना भाषण खत्म किया तो विपक्ष को जहर की शीशी कह दिया। ये बजट सिर्फ आंकड़ों की गणना नहीं है, बल्कि नए भारत की कहानी है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर, नवाचार की अग्रणी और हर नागरिक के लिए अवसर भरा है। और एक अंत में बैठते बैठते मैं एक चीज विपक्ष के लिए कहना चाहूंगा। विपक्ष से ना उम्मीद करो इतनी सादगी से। विपक्ष से ना उम्मीद करो इतनी सादगी के साथ। ये दौर अलग है, ये लोग अलग है। अगर इस दौर में इंडी अलायंस से वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े नादान हो तुम, क्योंकि तुम जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। इसके बाद जया बच्चन बोलने के लिए खड़ी हुई तो उन्होंने सबसे पहले आरपीएन सिंह को ही लपेट लिया। जब आरपीएन सिंह को चेयर ने जवाब देने की अनुमति दी तो उस पर हंगामा हुआ। जया बच्चन ने कहा कि उन्होंने यील्ड ही नहीं किया था तो चेयर कैसे आरपीएन सिंह को जवाब देने की अनुमति दे सकती है। जया बच्चन ने मांग की कि आरपीएन सिंह ने जो कहा है वो रिकॉर्ड से डिलीट होना चाहिए। सबसे पहले फार्मिंग राजा को मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आपको ये आपका मेडन स्पीच नहीं है, आप तो ऐसे भी स्पीच देते ही रहते हैं। दूसरी बात, इनके पूरे भाषण में ऑपोजिशन का अटैक था, तो जब ये ऑपोजिशन में थे तब सरकार बहुत खराब थी। अब ये गवर्नमेंट में आ गए तो सरकार बहुत अच्छी होगी। बोलने दीजिए, प्लीज बोलने दीजिए। I have not ended, therefore I request you to delete everything the gentleman stood up and spoke. इस बहस होने के बाद जया बच्चन ने सरकार के महंगाई के दावों की धज्जियां उड़ाई। मैम, संजय यादव जी ने कहा कि सब्जी वाला सब्जी खरीदने के बाद मुफ्त में धनिया पत्ती और मिर्ची दे देता है। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? आप गृहस्थी तो नहीं चलाते हैं? आप पूछिए गृहिणी से। आज जो चीजें फ्री में मिलती थी, अदरक, मिर्च, धनिया, संजय जी सबके लिए। प्लीज अलाउ हर टू स्पीक। बोलने दीजिए प्लीज, लेट अस स्पीक। धनिये से भी परेशान, मिर्ची से ज्यादा परेशान। सबके लिए पैसा देना पड़ता है। और आज सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं, यहाँ इस हाउस में जितनी महिलाएं हैं जो घर चलाती हैं उनकी तरफ से। इसके बाद आए राघव चड्ढा आपकी तरफ से और सरकार के 12 लाख छूट के दावों पर ही इन्होंने सवाल खड़े कर दिए। राघव चड्ढा ने कहा कि यह रिबेट है, कोई डिडक्शन नहीं है, और ये कहते हुए राघव चड्ढा ने संसद को रिबेट और डिडक्शन में फर्क भी बताया। को 12 लाख रुपए की मिली तो 12 घटा 15 घटा 12, 3 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है, ये टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख तक अगर आपने पैसा कमाया साल में तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही 12 लाख से ज्यादा, फर्ज करिए आपने 12 लाख 1,000 रुपए कमाया तो पूरे 12 लाख 1,000 पे आपके स्लैब अनुसार आपसे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। और दूसरी चीज, कैपिटल गेन्स पे, यानी कि अगर आप अपने कोई मकान बेचते हैं, सोना बेचते हैं, इक्विटीज बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, उस पर जो कैपिटल गेन पे, मुनाफे पे लगता है टैक्स, वो इस 12 लाख की सीमा में नहीं आएगा, उस पे आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। सर, लेकिन इस 12 लाख की रियायत से कितने लोगों को भारत देश में फायदा हुआ, यह भी समझने की आवश्यकता है। हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हैं, जिसमें मात्र 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं,
और इन 8 करोड़ लोगों में से मात्र 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स भी भरते हैं। यानी कि 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, 5 करोड़ लोग जीरो इनकम दिखा के अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, जीरो टैक्सेबल इनकम, और उनसे कोई इनकम टैक्स नहीं वसूलती। राहुल चड्ढा ने सरकार के बजट, मिडिल क्लास बजट के ऊपर हमला करते हुए कहा कि सरकारें मिडिल क्लास को एक हड्डियों का कंकाल समझती हैं, जिसके ऊपर चढ़कर वो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जाने का सपना तो देख रही हैं, लेकिन सरकारें मिडिल क्लास को कुछ देती नहीं है। सर, पहली बात तो यह है कि सरकारें मिडिल क्लास को एक आत्मा रहित कंकाल समझती हैं, जिसकी हड्डियों पे चढ़ के $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहती हैं। सर, इस देश का मिडिल क्लास कमर तोड़ मेहनत करता है, लेकिन इस मेहनत के बावजूद मिडिल क्लास गरीब हो रहा है, अमीर नहीं हो रहा। गरीबों के लिए तो अक्सर सब्सिडीज और स्कीम्स लाई जाती हैं, जो कि लानी भी चाहिए। अमीरों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, रिबेट, टैक्स इंसेंटिव्स, न जाने क्या क्या लाया जाता है, लेकिन इस देश के मिडिल क्लास को कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा लगता है कि सरकारें समझती हैं कि देश के मिडिल क्लास के ना सपने हैं ना अरमान है, लेकिन वो सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी है जिसकी गर्दन जब चाहे मरोड़ के टैक्स वसूल लिया जाए। राहुल चड्ढा ने यह भी बताया कि 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री करने से मिडिल क्लास खर्च करना नहीं शुरू करेगा, बल्कि उसके लिए सरकार को जीएसटी, मनमाने तरीके से लगाए गए जीएसटी की दर को कम करना पड़ेगा। आपको 12 लाख रुपए की मिली तो 15 घटा 12 3 लाख पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स डिडक्शन भी नहीं है, ये टैक्स रिबेट है। यानी कि 12 लाख तक अगर आपने पैसा कमाया साल में तो आपको इनकम टैक्स नहीं देना, लेकिन जैसे ही 12 लाख से ज्यादा, फर्ज करिए आपने 12 लाख 1,000 रुपए कमाया, तो पूरे 12 लाख 1,000 पे आपके स्लैब अनुसार आपसे इनकम टैक्स वसूला जाएगा। और दूसरी चीज, कैपिटल गेन्स पे, यानी कि अगर आप अपने कोई मकान बेचते हैं, सोना बेचते हैं, इक्विटीज बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, उस पर जो कैपिटल गेन पे, मुनाफे पे लगता है टैक्स, वो इस 12 लाख की सीमा में नहीं आएगा, उस पे आपको अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा। सर, लेकिन इस 12 लाख की रियायत से कितने लोगों को भारत देश में फायदा हुआ, यह भी समझने की आवश्यकता है। हम 140 करोड़ की आबादी वाले देश में रहते हैं, जिसमें मात्र 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, और इन 8 करोड़ लोगों में से मात्र 3 करोड़ लोग इनकम टैक्स भी भरते हैं। यानी कि 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, 5 करोड़ लोग जीरो इनकम दिखा के अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, जीरो टैक्सेबल इनकम, और उनसे कोई इनकम टैक्स नहीं वसूलती। लेकिन जो बाकी 3 करोड़ बचे, मात्र वो ही इनकम टैक्स भरते हैं। तो किन लोगों का फायदा हो रहा है, यह भी समझने की आवश्यकता है। और इसका मुकाबला आप करिए सर, सीएमआई का डेटा बताता है कि इस देश में कंजम्पशन के आधार पे 43 करोड़ इंडियन, 43 करोड़ भारतीय भारत की मिडिल क्लास में आते हैं। 43 करोड़ में से मात्र 2 से 3 करोड़ लोगों को ही इसका फायदा होने जा रहा है। उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन बाकियों के लिए क्या? वित्त मंत्री जी ने यह फैसला जब सुनाया तो कहा कि इससे भारत की कंजम्पशन बढ़ेगी, खपत बढ़ेगी, और इकोनॉमी का चक्का, इकोनॉमी का पहिया चलने लग जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं और इस सदन में भविष्यवाणी करता हूं सर, कि इस टैक्स रियायत से इस देश की कंजम्पशन नहीं बढ़ने वाली। अगर आप वास्तव में इस देश की खपत यानी कि कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी नाम का टैक्स कम करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी वो टैक्स है जो इस देश का अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी भी देता है। जब गरीब आदमी अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए माचिस खरीदता है तो उस पर भी जीएसटी देता है, और अमीर आदमी जब सफर करने के लिए मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू खरीदता है उस पर भी जीएसटी देता है। जीएसटी वो लोग भी देते हैं जो इनकम टैक्स नहीं भरते, जीएसटी वो लोग भी देते हैं जिनको सरकार, उन 80 करोड़ भारतीयों को जिनको फ्री राशन देती है, जीएसटी उनसे भी वसूला जाता है। तो सही मायने में अगर आप भारत में खपत यानी कि कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हैं, इकोनॉमी रिवाइव करना चाहते हैं, तो आपको जीएसटी कम करना पड़ेगा और जीएसटी स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा। इसके बाद राहुल चड्ढा ने सरकार को रेलवे की बदहाली की याद दिलाई और रेल मंत्री के ऊपर जी भरकर उन्होंने टोंट मारे। उन्हें रेल मंत्री बताया और उनके रेल प्रेम को रेलवे की बदहाली का एक कारण भी बताया। सर, भारतीय रेल जो भारत की लाइफलाइन कहलाई जाती थी, आज उसकी स्थिति ऐसी है कि अगर मजबूरी ना हो तो शायद कोई यात्री रेल की ओर देखना भी ना चाहे। रेल जनता का रेल जरूर बना रही है, और इसका कारण यह है कि भारतीय रेल को अपनी पीआर, सोशल मीडिया कैंपेन्स और रील्स ज्यादा पसंद है, ना कि रेल की सुविधाओं को कैसे बेहतर करना है वो पसंद है।
राघव चड्ढा सरकार को यह याद दिलाने से भी नहीं भूले कि कैसे वंदे भारत की स्पीड ज्यादा दिखाने के लिए बाकी ट्रेन की स्पीड को कम कर दिया गया है। उन्होंने सरकार को याद दिलाया कि हमारी ट्रेन की स्पीड कम होती जा रही है लेकिन किराए बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जापान जैसे देशों की सबसे कम स्पीड से चलने वाली ट्रेन की स्पीड हमारे देश की सबसे ज्यादा स्पीड से चलने वाली ट्रेन की स्पीड से ज्यादा है। करें। पहला है सर घटती रफ्तार और बढ़ता किराया। सर जहां दुनिया की ट्रैवल की रफ्तार बढ़ रही है वहीं भारतीय रेल जो हमारी लाइफलाइन है उसकी रफ्तार घट रही है। पहले तो सर शताब्दी और राजधानी की स्पीड कम कर दी गई ताकि वंदे भारत की स्पीड बढ़ा दी जाए और उसको फास्टेस्ट ट्रेन घोषित किया जाए, लेकिन अब जून 2024 की रिपोर्ट बताती है कि वंदे भारत की भी स्पीड को कम कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि हमारे रेल ट्रैक्स उतने पर्याप्त नहीं है कि इतनी तेज रफ्तार पे वंदे भारत भाग सके। सर आज हम विश्व गुरु बनने तो अवश्य चले हैं, लेकिन यह बात जाननी भी जरूरी है कि चीन और जापान की सबसे स्लोएस्ट रफ्तार पे चलने वाली ट्रेन भारत की सबसे फास्टेस्ट रफ्तार पे चलने वाली ट्रेन से कहीं ज्यादा तेज दौड़ती है सर। और अगर रेल धीमी होगी तो देश की इकोनॉमी, देश की अर्थव्यवस्था का चक्का धीमा चलेगा। वंदे भारत ट्रेन के बढ़े हुए किरायों की तरफ भी राघव चड्ढा ने सरकार का ध्यान खींचा। मंत्री जी करते थकते नहीं हैं। आज उस वंदे भारत का किराया इतना है कि गरीब आदमी छोड़िए आम आदमी भी उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा। सर वित्तीय वर्ष 2013-14 में एवरेज फेयर पर पैसेंजर पर किलोमीटर 32 पैसे हुआ करता था। 2021-22 वित्तीय वर्ष में ये 107% बढ़ के 66 पैसा हो गया है सर। इतने रेल के किराए में इजाफा देखा गया है। हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराने का वादा था सर, लेकिन हवाई चप्पल पहनने वालों को इतना निचोड़ दिया कि शायद अब वो रेल यात्रा के ट्रेन में बढ़ती हुई भीड़ और ट्रेन में दिखाई देने वाली गंदगी के बारे में भी राघव चड्ढा ने बात की। देखकर आप समझ जाएंगे, जैसे कहते हैं ना सर, हिंदी का सफर अंग्रेजी का सफर बन गया है भारतीय रेल के एक यात्री के लिए। कई रूट्स पर आलू की बोरियों की भांति लोगों को ठूसा जा रहा है और अगर शौचालय में भी, ट्रेन के टॉयलेट में भी सीट मिल जाए तो आदमी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता है। सर जहां भेड़ बकरियों की तरह भोले भाले लोगों को ट्रेन में ठूसा जा रहा है, पूरी टिकट लेकर सुविधा के नाम पे सिर्फ धक्का दिया जा रहा है। और सर हमारे देश के भोले भाले आम आदमी इसको अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लेते हैं। सर मैं तीसरी बड़ी रेल समस्या जो कि है मिसमैनेजमेंट, अव्यवस्था, उस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सर पहले तो रेल की टिकट मिलती नहीं, अगर मिल भी जाए, आपने अगर 2, 2.5, 3 महीने पहले टिकट बुक कराई हो, टिकट कंफर्म हो जाए तो सीट मिलने की कोई गारंटी नहीं। और सर आप अपना अनुभव देखिए, जब आप सबसे पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं अपनी ट्रेन में चढ़ने के लिए तो आपको चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी नजर आती है। अगर बुजुर्गों के साथ या घर परिवार की महिलाओं के साथ आप ट्रैवल कर रहे हैं तो एक क्लीन वॉशरूम तक आपको मुहैया नहीं कराया जाता। और हालात यह है कि लोग मजबूर हैं प्लेटफॉर्म पर अखबार बिछाकर सोने के लिए, और वेटिंग एरिया के नाम पर तो सर सिर्फ एक नेम प्लेट, एक बोर्ड लगा नजर आता है और कुछ नहीं नजर आता। तो सर ट्रेन पे चढ़ने से लेकर ट्रेन पे उतरने तक की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है अव्यवस्था की। यहां तक कि सर आज जब इस ठंड के मौसम में एक यात्री एक लंबा सफर तय करता है ट्रेन में और सोचता है कि थोड़ा आराम कर लूं, कंबल चादर खोल के ओढ़ने का प्रयास करता है तो उस कंबल चादर से इतनी बदबू आती है, इतनी दुर्गंध आती है, और उसके जवाब में रेल मंत्री और रेल मंत्रालय बताता है कि हम महीने में 1 बार कंबल धोते हैं। महीने में 1 बार कंबल धोएंगे तो सर सुगंध आएगी कि दुर्गंध आएगी, ये मैं चाहूंगा कि सरकार इसका फैसला ले। हाइजीन रिलेटेड कंप्लेंट्स में पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 500% का इजाफा। ट्रेन के किराए में बुजुर्गों को मिलने वाली सब्सिडी बंद करने के ऊपर भी राघव चड्ढा ने सरकार को खरी खोटी सुनाई। बंद हुई सब्सिडी पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2020 में सरकार ने बुजुर्गों को मिलने वाली रेल टिकट पर जो सब्सिडी थी वो बंद कर दी, जिसके चलते सरकार ने काफी ढोल बजाकर कहा कि वित्तीय वर्ष 22-23 में उन्होंने 2242 करोड़ पैसे 150 मिलियन सीनियर सिटीजन से वसूल किए हैं, यानी कि 2200 करोड़ की रेलवे की इनकम में इजाफा हुआ। अब बताइए सर, क्या हम अपने बड़े बुजुर्गों की हड्डियां निचोड़कर भी पैसा वसूलेंगे? पूरी जिंदगी भर काम करने के बाद एक सीनियर सिटीजन सोचता है कि रिटायरमेंट के बाद तीर्थ करने जाऊंगा, धार्मिक स्थानों पे जाऊंगा, लेकिन आज हम ये सब्सिडी बंद करके उन पर महंगाई का एक बड़ा बर्डन डाल रहे हैं। मैं वित्त मंत्री जी को और रेल मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अगर ये बड़े बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे जाएंगे तो शायद आप ही के लिए दुआएं मांगेंगे। सर इसी के साथ साथ मैं
रेल और जनता की सुरक्षा। तो इस तरह एक तरफ विपक्ष के नेता जहां बजट की बुराई करते दिखे, उन्हें बजट में उन्होंने कमियां निकाली और सरकार को बताई, और साथ ही बजट के साथ सरकार के मंत्रियों द्वारा किए जा रहे दावों की धज्जियां उड़ाई, तो दूसरी तरफ मंत्री और सरकार पक्ष के, सत्ता पक्ष के सांसद बजट की तारीफ करने में पीछे नहीं रहे। बजट सेशन पर आधारित इस स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।